नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से झांकी निकलेगी और रामायण के प्रसंगों पर आधारित 11 झांकियां अयोध्या की सड़कों से होकर के रामकथा पार्क तक पहुंचेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी इन झांकियों का स्वागत करेंगे। अयोध्या में दीपावली के मौके पर 11 झांकियां सड़कों से गुजरेंगी। ये साकेत महाविद्यालय से निकलकर सीधे रामकथा पार्क पहुंचेंगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन झांकियों का स्वागत करेंगे। 11 झांकियां हैं जो रामायण के प्रसंगों पर आधारित हैं और ये सबसे पहली झांकी जो निकलेगी, ये झांकी पुत्रेष्टि यज्ञ को लेकर है। और तमाम सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं कि क्या इसमें खासियत होती है, यानी भगवान श्री राम के आदर्शों को लोग आत्मसात कर सके, इसका मकसद यही है। तमाम झांकियां हैं, मैं एक एक करके आपको तमाम झांकियां दिखाऊंगा, जो करीब 11 झांकियां बनाई गई है और काफ़ी शिद्दत से बनाई गई है। तो इन झांकियों को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो जो शोभा यात्रा निकलेगी वो साकेत महाविद्यालय से निकलकर सीधे रामकथा पार्क पहुंचेगी और इससे एक अलग उत्साह होगा और इसी पर तमाम लोग बैठेंगे। मैं दिखाऊंगा इधर, ये झांकी बनकर तैयार है। ये दरबार है, यानी राम का दरबार है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि अभी ये झांकी जो बनाई जा रही है, मैं आपको ले चलता हूं। जो कलाकार हैं जिन्होंने इन झांकियों को बनाया है, वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इसको तैयार कर रहे हैं। प्रदीप जी की मेहनत है और तमाम ऐसे कलाकारों की मेहनत है, जिसके बाद ये नतीजा निकल के आया और ये सामने आप झांकियां देख रहे हैं। प्रदीप जी, ये झांकी जो आप लोग तैयार कर रहे हैं, खासतौर से झांकी क्या क्या है, क्या क्या इसमें प्रदर्शित किया गया है? ये झांकियों में संक्षिप्त रामायण का चित्रण किया गया है। उस परिवेश में ये झांकियाँ बनाई जा रही है, ताकि राम का एक संक्षिप्त इतिहास पता चले। ठीक है, जीवंत है, जिसे आम जनता और नए लोग हैं तो उनको इससे मतलब रूबरू हो, वो जाने, राम के बारे में जाने। ये तो इस झांकी मकसद के है। बारे में इस झांकी के बारे में बताइए आप कि ये कौन सी झांकी है? ये राम राज्य का झांकी है। इस पर राम राज्य का वो बनेगा पूरा। अच्छा जी। अच्छा, ये राम राज्य का है। हाँ। मैंने तमाम देखी, पहले पुत्रेष्टि यज्ञ सबसे पहले है। ये 11 झांकियों में जो प्रदर्शित करना है वो कौन कौन से प्रसंग होंगे? एक तो राम राज्य का है, अहिल्या उद्धार का है, केवट प्रसंग है, लंका दहन है, और फिर राज्याभिषेक है, जी पुष्पक विमान है, ये सब पूरे हैं। चलिए मुझे ये समझाइए, इसके पीछे जो है ये वाली कौन सी है? प्रदीप जी, आप मेरे साथ हैं। ये जो झांकी जो आप लोग तैयार कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये इसमें एक पीछे मैं देख रहा हूँ, ये वो उधर, वो कौन सा प्रसंग है? कौन सा? ये उधर अहिल्या उद्धार है। हाँ, वो और जी, वो अहिल्या उद्धार है। हाँ हाँ जी। और एक वो है पंचवटी है। पंचवटी। हाँ। अच्छा, ये कब तक तैयार हो जाएगी आपकी ये पूरी झांकी? रात बिरात तैयार हो जाएगा। आज रात तैयार तक? है, बस फाइनल टच, अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी। तो कुल मिलाकर इन झांकियों के जरिए भगवान राम के उन सभी किरदारों से आप रूबरू हो सकेंगे, उनके रामायण के किरदारों से, और जो उनका जीवन है वो पूरा जीवन इन झांकियों के माध्यम से आप जान सकेंगे और अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। ये झांकियाँ जब यहाँ से निकलेंगी तो जो ढोल नगाड़े के साथ और गाजे बाजे की धुन के साथ और तमाम पूरी यहाँ वानर सेना होगी, भगवान श्री राम के स्वरूप होंगे, माता सीता के स्वरूप होंगे, उनके साथ हनुमान जी होंगे। तो ये बेहद खास पल होगा और जिसे देखने के लिए अयोध्या के लोग सड़कों के पास, सड़कों के किनारे रहते हैं और उसी सड़क से होकर ये झांकियाँ गुजरती हैं। तो एक अलग उत्साह होता है लोगों में और इसी से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की रामकथा पार्क में तैयारियां जोरों पर हैं और रामकथा पार्क में भगवान राम और माता सीता के स्वरूप पुष्पक विमान उतरेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, आरती करेंगे और फिर इनका राज्याभिषेक होगा।
इस दौरान तैयारियों को लेकर के अयोध्या के विधायक वेद गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अबुल बशर ने। अयोध्या में दीपोत्सव को इस बार बेहद खास बनाने के लिए रामकथा पार्क में भी तैयारियां जोरों पर है। हम रामकथा पार्क में हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ साथ उनके कई मंत्रिमंडल के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद होंगे और यहीं भगवान राम और माता सीता के स्वरूप यहीं पुष्पक विमान से उतरेंगे और उनका यहाँ स्वागत होगा। उसके बाद यहीं पर राज्याभिषेक होगा, यानी पूरा राज दरबार भगवान राम का यहाँ दिखाया गया है और ये पूरा जो भव्य सेट लगाया गया है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस बार खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो ऐसे में ये पहली दीपावली आई है जब ये 500 साल की तपस्या पूरी हुई है और ऐसे में हालांकि कोविड है जिसकी एडवाइजरी का पालन करना है, जो सरकार ने दिशा निर्देश दे रखे हैं, इसीलिए यहाँ भीड़ ना हो और जो खास मेहमान हैं उनको यहाँ पर जिनको आमंत्रित किया गया है, जो लोग यहाँ पर होंगे उनके लिए बाकायदा जो चेयर्स लगाई गई है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख कर लगाई गई है। बाकायदा 3 फीट का गैप दिया गया है कि जिससे किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, यानी भव्यता ज़रूरी है और इस बार इसकी खूबसूरती को और उसमें 4 चांद लगाना ये भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से उसमें कोविड का संक्रमण ना फैले, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। विधायक जी, ये बताइए, इस बार तो खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है, तो ये दीपोत्सव जो आया है, कहा जा रहा है कि चूँकि 500 साल के बाद राम जी का वनवास कटा है, यहाँ खत्म हुआ है, 14 साल बाद नहीं, तो ऐसे में उत्साह कितना ज़्यादा है? देखिए, प्रभु श्री राम के जन्म स्थली पर 493 वर्ष के पश्चात ये अवसर आया है कि दीपोत्सव के माध्यम दीपावली मनाने का कार्यक्रम आज दिव्य भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रयास रहा और मैं उसके लिए उनको हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यहाँ की भावनाओं को और देश की भावनाओं को समझते हुए अयोध्या के अंदर दीपोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में अयोध्या नगरी को उसका ऐतिहासिक पौराणिक स्वरूप वापस लाने का काम किया है। और ये इस बार तो ये विशेष रूप से दिव्य भव्य बनाया जा रहा है क्योंकि फैसला आने के बाद में राम मंदिर माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। तो ये लोगों में उत्साह है, अयोध्या नगरी के लोगों में भी उत्साह है, पूरे देश और प्रदेश में इसका उत्साह है। लेकिन कोरोना का जो कोविड का जो एक दौर चल रहा है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का और उसका सब पालन करते हुए अभी ये 3 दिन का रखा गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस बात को समझा कि इसको जो है वो सॉल्व किया जाए, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है वो ना फैले। कुछ चीज़ विधायक जी मुझे बताइए, कुछ चीज़ की ये क्या, जैसे इसमें क्या है, ये राम दरबार यहाँ लगेगा और दूसरी चीज़ की क्या जो भगवान राम और माता सीता के स्वरूप जो यहाँ उतरेंगे पुष्पक विमान से, उनका यहाँ स्वागत होगा, कौन कौन कैसे क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गवर्नर साहब दोनों उनका अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद में लाके प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण को यहाँ। अच्छा, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर लाए जाएंगे और यहाँ उनका स्वागत होगा, बाकायदा पूरा राम दरबार सजेगा, आरती होगी यहाँ पर और राम दरबार सजेगा। प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी सब लोग यहाँ पर सबको स्थापित लाकर और उसके बाद उनकी आरती और एक भव्य दिव्य राम दरबार का यहाँ प्रदर्शन होगा और प्रभु राम की आरती के साथ साथ इस भव्य दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत होगी। बिल्कुल, चूंकि इस बार सबसे खास ये भी है कि राम के दरबार में 11,000 दीपक जलाए जाएंगे, यानी उस स्थान पर जहां एक लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था और ये
दीपक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले राम के दरबार में ही दिया जलाएंगे। तो ऐसे में तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं और कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश है। अब अयोध्या वासी इस बात को लेकर बेहद गदगद है कि उनके भगवान, उनके श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा है और ये उसमें पहली दीपावली है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। आपने देखा हमारे सहयोगी अबुल बशर जो कि वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक एक चीज की जानकारी आप तक पहुंचाई है। चाहे राम की पैड़ी की हम लोग बात करें, राम कथा पार्क की बात करें, या फिर निकाली जाने वाली झांकी जो कि पूरे नगर में भ्रमण करेगी, और कैसे जो पूरा राम दरबार है सजेगा, मुख्यमंत्री का कल कैसा कार्यक्रम रहने वाला है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस बार की दीपावली बेहद खास है। 500 वर्षों का वनवास कहा जा रहा है भगवान श्री राम का खत्म हुआ है अयोध्या के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की जो आधारशिला है वो रखी गई है, नींव पड़ चुकी है। और अब इस बार की दीपावली इसलिए भी बेहद खास है और दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो भव्य तरीके से की जा रही हैं। और चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से और संदीप हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। दोनों से ही बातचीत करते हैं। संतोष, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक तो दीपोत्सव की तैयारी हम लोग देख पा रहे हैं कि अयोध्या में भव्य तरीके से हो रही है, लेकिन अब चूंकि आज से त्योहार की भी शुरुआत हो रही है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, आज क्या माहौल आप देख पा रहे हैं काशी के अंदर, अपडेट करें। देखिए, शिव की नगरी है काशी और कहा जाता है कि यहाँ 7 दिनों में 9 त्योहार होते हैं। स्वाभाविक सी बातें हैं, दिवाली बड़ी त्योहार है और आज धनतेरस का दिन है, तो लोगों में एक अलग सी खुशी होती है, लोगों में एक अलग सा उत्साह होता है। घर की जो महिलाएं होती हैं वो न केवल मार्केटिंग करती हैं बल्कि अपने घर को सजाने और साफ करने में, या ये कहा जाए कि तरीके से सजाने के लिए तमाम जुगत करते हैं। बाजार की हम बात कर लें तो बाजार में लोग जाते हैं, खरीदारियां करते हैं। खास करके आज लक्ष्मी गणेश की उस मूर्ति का जो खरीदारी की जाती है, उसको शाम को लाने के साथ लावा जो धान का होता है उस अन्न के साथ उनको स्थापित किया जाता है, पूजन किया जाता है और ये पूजन अगले 4 दिनों तक चलता रहता है, या यूँ कह ले कि ये पूजा अन्नकूट तक चलता रहता है। सबसे जो बड़ी बात बनारस की होती है वो ये कि यहाँ पे जो एक परंपराएं हैं, हालांकि ये परंपरा हर जगह है लेकिन काशी में इस परंपरा को ज़्यादा देखी जाती है। लोग शाम के समय गंगा पहुँचते हैं, गंगा दर्शन करते हैं और गंगा जी के नमन के बाद उसमें दीपदान करते हैं। मान्यता ये है कि कार्तिक मास में दीपदान से पापों का क्षय होता है और जो अर्जित पुण्य है उसको भी क्षय से रोका जाता है। समझा जा सकता है कि बनारस पूरी तरीके से तैयार है, या यूं कहें कि दिवाली के उत्सव में रंगीन बना हुआ है। अलग बात है कि इस बार पटाखों की धूम नहीं होगी, रोक लगी हुई है बनारस में, बावजूद उसके लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बनारस से आगे चलते हैं, प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। संदीप, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि प्रयागराज के अंदर भी जाहिर बात है, मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूं कि काफ़ी जो भीड़ भाड़ है वो नज़र आ रही है, लेकिन कैसी है इस बार की दिवाली और क्या कुछ खास आयोजन है इस बार और लोग कैसे मना रहे हैं, अपडेट करें। देखिए, प्रयागराज को कहा जाता है तीर्थों का राजा, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है इसको। तो इसलिए यहाँ पर जो त्योहार होते हैं, विशेष करके जैसे दिवाली हुई या देव दीपावली हुई, दशहरा हुआ, इसका काफी उल्लास होता है। तो इस बार भी हमेशा की तरह पहले ये लग रहा था कि कोरोना का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पहुंच रही है और बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं और लोग आकर अपने आवश्यकता अनुसार चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। उससे आप सहसा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी दीपावली जो है वो अच्छी होगी। और आज विशेष करके धनतेरस है, भगवान धनवंतरी का दिन माना जाता है। तो आज जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं वो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हो या फिर सोने चांदी के वस्तु हो, गाड़ियाँ हो, जो भी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सहूलियत अनुसार लोग खरीदारी कर रहे हैं। और लगातार फिलहाल अभी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि लोग पहुँच रहे हैं और खासे उत्साह के साथ हमेशा की तरह खरीदारी कर रहे हैं।
बिल्कुल संदीप, मैं आपके पास वापस आऊंगा और थोड़ा वोकल फॉर लोकल के लिए भी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे और कोशिश करिएगा थोड़ा अगर दुकानदारों से आपकी बातचीत संभव हो तो, और इस बार दीपावली पर क्या उनके ऊपर इसका असर पड़ा थोड़ा उस पर भी बातचीत होगी। मैं आकाशी का रुख कर लेता हूँ, संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष ये बताएं, चूंकि प्रधानमंत्री का चूंकि वो तो संसदीय क्षेत्र है, ऊपर से काशी नगरी अपने आप में 30 त्यौहार वहाँ के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और अलग अंदाज है मनाने का भी। मुझे ये बताएं कि वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ जो इम्पैक्ट हैं उसके दिख रहे थे। काशी के अंदर क्या ये इम्पैक्ट दिख रहा है? और खासतौर से जो वोकल फॉर लोकल की बात कही गई है, क्या वो चीज़ काशी वासियों के अंदर नजर आई है? क्या लोकल प्रोडक्ट्स को लोग तरजीह दे रहे हैं? क्या कुम्हार या दिए बनाने वाले या फिर वो लोकल प्रोडक्ट जो कि बनारस के अंदर या आसपास बनते हैं, क्या उनकी बिक्री इस बार बढ़ती हुई आपको वहाँ पर नजर आई है? और अगर संभव हो, आपको कोई बातचीत हुई हो तो मैं चाहूँगा उसको भी साथ में बताएं। देखिए, हम बात करने से पहले एक लाइन खुद अपनी बोल लें, फिर उसके बाद हम आपको सुनाते हैं लोगों की बात। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आपने कि लोकल चीज़ों को तहजीब देने की बात के लिए निवेदन किया था प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से, तो बनारस में जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति चलती है, जो बनारसी मूर्ति भी कहते हैं, वो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है और वो बनारस से लेकर नेपाल बॉर्डर या ये कहा जाए विदेश तक इसकी सप्लाई होती है। समझा जा सकता है कि लोकल का जो ये कंसेप्ट रहा है वो बनारस में पहले से रहा है, लेकिन इस बार की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस बार थोड़ा सा इन चीज़ों पर लोग ज़्यादा कॉन्शियस है, लोग ध्यान दे रहे हैं और लोगों का प्रयास है कि सिर्फ लोकल चीज़ों को ही प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं की खरीदारी करें। हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपसे सीधा प्रश्न ये कि क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि लोकल चीज़ों को तहजीब दी जाए, आपको क्या लगता है, किस तरह देख रहे हैं आप? लोकल चीज़ हम लोगों ने स्वीकारी है और मूर्ति जहाँ तक है हम लोगों ने मिट्टी की मूर्ति घर पे आई है, फूलमाला भी घर के हैं, झालर भी बनारस के ही बने हुए लिए जा रहे हैं। विदेशी सामान प्रधानमंत्री के आह्वान पे हम लोगों ने छोड़ा है और आगे भी छोड़ेंगे। आप युवा हैं, पटाखे पे बैन है और लोकल चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री का एक निवेदन था, आग्रह था सबसे, आप पे कितना असर, आप किस रंग से देख रहे हैं इस चीज़ की? जैसे देखिए, जो पटाखे का बैंड है तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक पटाखे आ गए हैं, तो इससे बहुत ही राहत मिला है। और उसके साथ ही लोकल की बात करें तो बनारस शुरू से ही यहाँ पे जो बनने वाली दिए हैं और यहाँ के गणेश लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने बताया नेपाल तक जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बनारस में शुरू से बिकती हैं। हाँ, उनके निवेदन पे जो प्लास्टर की मूर्ति आती है वो कम बिक रही है। हम मार्केट में देख रहे हैं, मूर्ति लेने जा रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो यहाँ की बनी हुई गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा है उसको देख रहे हैं, और जो लोग झालरों को सजाते हैं तो उसमें भी जो स्वदेशी झालर हैं लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, माना जाए यदि इन दोनों लोगों की बात या ये कहा जाए कि काशी को ये नजरिया को देखा जाए तो निश्चित तौर पर लोगों का निशाना, लोगों का रुझान निश्चित तौर पर लोकल चीज़ों पे है, जो कि पहले से भी था, लेकिन इस साल की बात यदि कर लें तो निश्चित तौर पर ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल संतोष, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उसके बाद कोरोना काल के इम्पैक्ट क्या हुए हैं और क्या बदला है, थोड़ा इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन संदीप का रुख कर लेता हूं। संदीप, ये बताएं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल का जिक्र हो रहा है यहाँ पर प्रयागराज के अंदर, चूंकि आप तो एक जिस बाजार के अंदर खड़े हैं वहां मैं देख पा रहा हूं कि पीछे पूरा बाजार सजा हुआ है और ज्यादातर प्रोडक्ट जो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं या वहां की जो रौनक है वो समझ में आ रहा है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को कितना फायदा हो रहा है, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं और किस तरीके से वहां पर लोग इस बात को या इस मैसेज को समझ पाएं, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको बताएं संदीप, और अगर संभव हो तो लोगों से बातचीत भी करें। देखिए, लोकल जो है प्रोडक्ट यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं, जैसे कि हमेशा चाइनीज़ जो उत्पाद होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद इस बार जो है जो लोकल वस्तुएं हैं, विशेष करके जैसे आप चाहे दियों की बात कर लें या फिर जो गणेश लक्ष्मी के वस्त्र हैं या सजाने के लिए जो अन्य वस्त्र हैं या वस्तुएं हैं, वो लगभग सारी जो हैं वो लोकल ही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बाजार जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तमाम ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी जो या तो यहीं लोकल बनाई गई हैं या फिर उनका जो खरीदारी है वो लोकल बाजार से ही हुई है। हमारे साथ है यहाँ पर कुछ लोग, हम कोशिश करेंगे उनसे पूछने की कि जैसे हमेशा की दुकानदारी से इस बार की दुकानदारी पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया। क्या जैसे कि आप कहा गया था कि लोकल चीजें ज्यादा बिकी होंगी प्रधानमंत्री ने, तो उसमें क्या लगा कि आपको? लोकल चीज बिक रहा है, हिंदुस्तान का जो आइटम बन रहा है वो तो बिक ही रहा है, अच्छे से बिक रहा है, चाइना कुछ नहीं बिक रहा है। तो मतलब हमेशा के अपेक्षा इस बार कोई विशेष प्रभाव कुछ ऐसा कुछ देखने को आपको मिल रहा है? आप चूंकि दुकानदारी हर बार करते हैं, मार्केट में पब्लिक कम है और पैसे का लेन देन कम है। मार्केट में जो सेल होती थी वहीं 10,000 की, आज वो 7,000 है, 5,000 है, इस टाइप का।
देखिए, आपने इनको सुना कि इन्होंने ये बताया कि लोकल की खरीदारी हो रही है, जो हिंदुस्तान में सामान बने हैं उनकी खरीदारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं वो कम पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से जो इनकी बिक्री पहले ज्यादा हुआ करती थी वो इस बार कम है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये गणेश लक्ष्मी की जो है एक दुकान है जहां पर गणेश लक्ष्मी जी की बिक्री हो रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कितना असर पड़ा है और क्या बाजार में किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। आपकी बाजार में रेट नहीं मिल रहा, बड़े माल की डिमांड कम है। तो जैसे ये चीजें आप लोकल उठाए हैं इस बार, तो क्या चाइना की अपेक्षा इस बार बिक्री ज्यादा हो रही है या किस तरीके की? हम लोग कलकत्ता से लाते थे, लोकल कोई आइटम नहीं। बिक्री तो कमी, माल ही देख लिया और क्या। ये देखिए, ये कलकत्ता से, बंगाल से इन्होंने इस गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को उठाया है, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जैसे बिक्री पहले होती थी, जो पहले खरीदारियां लोग करते थे, उसकी अपेक्षाकृत इस बार कम है। जो बड़े इनके उत्पाद हैं वो कम बिक रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर, हमेशा आप इस मौके पे, धनतेरस के मौके पे खरीदारी होती है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार बाजार में कुछ अलग सा दिख रहा है, या जो लोकल वस्तुएं, देसी वस्तुएं, उनकी खपत ज्यादा दिख रही है आपको? नहीं, देसी वस्तुओं का तो लगा हुआ है, और खपत भी अब जब लगी मार्केट में वही है, तो खरीदना भी लोगों को वही चीज़ है। लेकिन ये कि रेट बहुत कम नहीं हुआ है, क्योंकि मात्रा में वस्तुएं कम हो गई हैं। खरीदार तो जिनको लेना है वो तो आएंगे ही, और आएंगे तो रेट तो वो दुकानदार लगा के बैठा ही है। आयुष, आपने देखा कि दुकानदारों का ये कहना है कि उनको पिछले अपेक्षाकृत इस बार जो है वो बिक्री कम हो रही है, उनको इस बार उनका बाजार जो है, उनकी मार्केट जो है कम है। वहीं जो हमारे ग्राहक थे उनका भी कहना है कि जो रेट पिछली बार थे उससे रेट इस बार हाई हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर दुकानदार को बिक्री उस हिसाब से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दाम पर असर पड़ेगा। और कस्टमर की अपनी बातें होती हैं, दुकानदार की अपनी बातें होती हैं, लेकिन जो कोरोना काल से जिससे हम अभी पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं, उसको देखते हुए बाजार जिस तरीके से दिख रहा है वो यही है कि लोग आ जरूर रहे हैं, लेकिन जो हमेशा की बिक्री रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, और कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो मैं भी देख पा रहा हूं, क्योंकि बाजारों में जो रौनक जिस तरीके की होती थी वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लोग पहुंच रहे हैं। संतोष, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि अब कोरोना काल के अंदर जाहिर बात है सारी चीजें बदली हैं, लेकिन उसका जो असर है वो वहां पे, चाहे हम व्यापारियों की बात करें, उन पर क्या पड़ा? क्योंकि आप जाहिर बात है उन सबके बीच में भी गए होंगे, और जो बनारस के लोग हैं, काशी के जो लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी इसका असर पड़ा है? क्या परचेज लोग थोड़ा कम कर रहे हैं, या जो चीजें ज्यादा खरीदते थे उसकी संख्या में कमी हुई है? क्या कुछ ओवरऑल कोरोना का जो इंपैक्ट है वो आपको नजर आया है काशी पे? देखिए आयुष, यदि कोरोना के इफेक्ट की हम बात करें तो इफेक्ट बनारस में शायद नहीं दिख रहा है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि धनतेरस में सबसे ज्यादा खरीदारी गाड़ियों की होती है। और कल, हालांकि धनतेरस आज और कल भी दोनों दिन मनाया जा रहा है, कल की जो स्थितियां थी, आधे शोरूमों से गाड़ी, खास करके टू व्हीलर्स गायब हो चुके थे, बिक चुके थे। तो कोरोना का असर यदि देखा जाए दुकानदारों पे, तो उस पर असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरे मार्केट की यदि हम बात करें तो दूसरी मार्केट जो छोटे दुकानदार हैं, जो दैनिक उपभोग की चीजें, जब उनसे हम लोगों की बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मार्केट चलेगी। और पीछे 2 दिनों की बात की जाए, मैंने जो आज से पहले के 2 दिनों की मार्केट है, इन 2 मार्केटों में अच्छा उछाल उन लोगों ने पाया। समझा जा सकता है कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो अब लगभग बनारस में जाता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहा जाए कि लगभग जा चुका है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। एक और चीज हम आयुष यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे, सोना चांदी। धनतेरस के दिन अमूमन सोना या चांदी की खरीदारी और खास करके बर्तन की खरीदारी का एक परंपरा है। पूर्वांचल में ऐसा लोग मानते हैं कि इसके खरीदने से धन धान्य पूरे साल तक हमारे घर में बना रहेगा। और यही वजह है कि बर्तन की दुकानें हो या फिर सोना चांदी की दुकानें हो, पिछले 2 दिनों से जिस ढंग से बम्पर खरीदारी हो रही है, तो ये देखने के बाद, या ये कहा जाए कि भीड़ को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कोरोना शायद जो असर दिखाना चाहिए वो असर दिखाता नहीं आ रहा है। लोगों में पहले से भी कोरोना का डर नहीं था। आप आयुष जी सुने भी होंगे इस बात को कि बनारसी अलमस्त होते हैं, फक्कड़ी होते हैं, और शायद यही इस त्योहार में भी दिख रहा है कि उन्हें कोरोना एक तरफ और त्योहार की खुशियां, त्योहार का उल्लास और त्योहार की मस्ती उस पर भारी नजर आ रही है। जी संदीप, चूंकि आप सोने चांदी का जिक्र किया है संतोष ने, तो ये चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अब धनतेरस के दिन तो लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, बर्तनों की भी खरीदारी होती है, लेकिन सोने चांदी के भाव में भी काफी तेजी है। आप सराफा बाजार भी गए होंगे, क्या नजर आया आपको वहां पर
क्या प्रयागराज वासियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है, या वहां पर भी बाजार आपको मंदा ही नजर आया, या फिर काशी वासियों की तरह प्रयागराज वासी कम से कम सोने चांदी की खरीद करते हुए वहां पर नजर आए? थोड़ा इसको अपडेट करें तिवारी, संदीप तिवारी। देखिए, अगर हम सोना चांदी की बात करें या फिर वाहनों की बात करें या बर्तन की बात करें, तो वहां पर जब हम पहुंचे तो बाजार में अच्छी खासी भीड़ दिखी। लोगों की दुकान में जो है वो पहुंच रहे थे और खरीदारी कर रहे थे। तो जैसा दिखा, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, उससे ऐसा नहीं लगता कि सोना चांदी की मार्केट पर और बर्तनों की मार्केट पर या वाहन की मार्केट पर ऐसा कोई विशेष फर्क पड़ा, ऐसा कोई विशेष अंतर आया है। लोग वहां पहुंच रहे हैं और अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बहुत विशेष इन मार्केट पर नहीं कहा जा सकता है कि ये जो सोना चांदी के बाजार हैं, बर्तन के बाजार हैं, इन पे जो है बहुत विशेष असर प्रयागराज में भी नहीं देखने को मिला। जैसा कि संतोष जी ने बताया कि वहां पर बनारस में नहीं देखने को मिल रहा है इस तरीके के, तो वही अब एक लगभग स्थिति जो है वो प्रयागराज की भी है कि सोना चांदी, वाहन और जो बर्तनों की खरीदारी है उस बाजार में बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जो अन्य बाजार हैं, जैसा कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात भी की, कुछ लोगों को मैंने उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की, तो वहां पर असर दिख रहा। लेकिन सोना चांदी, वाहन और बर्तनों के बाजार पर कुछ विशेष असर देखने को प्रयागराज में भी नहीं मिल रहा है। संतोष, इस बीच महंगाई का भी बड़ा जिक्र हुआ और यह भी कहा गया कि महंगाई की वजह से चाहे रसोई का बजट हो या फिर आम आदमी के दैनिक दिनचर्या का बजट, वो भी बड़ा बिगड़ा। क्या ये कहीं इम्पैक्ट डालता हुआ यहाँ पर दिखा है? क्योंकि मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है कि जो गृहिणियां हैं या फिर घर की जो महिलाएं हैं या जो खरीदारी करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बात को कि देखिए हम पिछली बार इतना खरीदते थे लेकिन इस बार अब चूंकि ये इम्पैक्ट है इसलिए ये चीज़ें हमने कम करी हैं। काशी वासियों के ऊपर क्या इसका भी इम्पैक्ट हुआ है या वो उसमें भी मस्ती नजर आई आपको वहां पर? संतोष। आयुष, आइए हम इस बात का जवाब अपने साथ के लोगों से लेते हैं कि आखिर महंगाई ने उनको किस तरह से परेशान किया या इस महंगाई से इनके ऊपर इस दिवाली में कितना दिवाला निकाला। अजय जी, बड़ी सीधी सी बात, महंगाई बढ़ी है, लोगों में परेशानी रही है, पीछे कोरोना काल बीता है जो लोगों को परेशान किया है। आपके ऊपर या आपके अगल बगल के लोगों के ऊपर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? नहीं, कोरोना काल के चलते लोगों की क्रय शक्ति घटी है और लेकिन ज़रूरत की चीज़ें तो पूरी करनी है। जैसे हम अपने लिए बताएं, हम अपने बच्चे के लिए लैपटॉप खरीदे हैं, पत्नी ने साड़ी खरीदी है, पूजा की तैयारियां की हैं। तो कोरोना काल का असर तो रहा, लेकिन उससे निकलने की सारी व्यवस्थाएं जनता ने खुद कर ली है और अब कोरोना काल लगभग मिटता नजर आ रहा है। अब कोरोना काल नहीं है। आशुतोष जी, आपकी बात यदि करें, किस तरह से आपने महंगाई को, आपने जैसे यंग हैं आप, तो आपकी एक अलग उल्लास, आपका अलग परचेजिंग और एक अलग कंसेप्ट होता है, अलग सोच होती है आपकी। क्या लगता है आपको, आपने किस तरह से देखा? जी देखिए, जैसे हमने जो एक्स्ट्रा खर्च हम करते हैं त्योहारों पे, घर का रंगारोहन, उसको हम लोगों ने नहीं किया। जो हम लोग सजाते थे उसमें कमी की है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हमने लिया है। पूजा पाठ की सामान लिए, कुछ खरीदा जाता है आज के दिन तो उसे हमने लिया है। लेकिन जो चीज़ बचाना था पैसा, उसे हमने बचाने की कोशिश की है। प्रयागराज वासी क्या कुछ कह रहे हैं हम लोग आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल के बीच में भी जो हर्षोल्लास है वो त्योहार का कम नजर नहीं आ रहा है। लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं, त्योहार को मना भी रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।